बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान इकाई 11 बल तथा दाब के भाग 1 को लेकर आई हूँ। इसमें आपको निम्नलिखित टॉपिक पढ़ने होंगे। नंबर 1 बल, परिमाण, दिशा एवं मात्रक। दाब, बल एवं दाब में संबंध, सूत्र एवं मात्रक। दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव। वायुमंडलीय दाब, विशेषताएं, परिवर्तन एवं मापन। वायु दाब के उपयोग आदि पढ़ने होंगे। तो आगे देखिए बच्चों, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। बल के प्रयोग हेतु कम से कम दो वस्तुओं के मध्य क्रिया होना आवश्यक है। बल द्वारा वस्तु को स्थिर अथवा गतिमान किया जा सकता है। वस्तु की गति तथा आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इस इकाई में हम बल और उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब है कि बल, जब हम धक्का देते हैं तो हमें बल लगाना पड़ता है, या जब भी हम कोई चीज़ खींचते हैं तो भी हमें बल लगाना पड़ता है। तो हम परिभाषा के रूप में क्या बोल सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है। अब धक्का या खिंचाव के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी? एक तो वो वस्तु जिस पर धक्का या खिंचाव लगाया जा रहा है, और धक्का या खिंचाव देने वाली वस्तु। तो कुल मिला के हमें कम से कम दो वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है बल लगाने के लिए। और बल से क्या होता है? बल से हम स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकते हैं, गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकते हैं, या बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो आगे देखिए बच्चों, कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से हम बल को समझते हैं। क्रियाकलाप 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये व्यवहारिक उपयोग है, व्यवहारिक क्रियाकलाप है, आप आराम से घर पे कर सकते हैं। एक खाली बाल्टी उठाएं सबसे पहले, फिर एक पानी से भरी बाल्टी उठाएं। दोनों स्थितियों में कब अधिक बल लगाना पड़ता है, जरा सोचिए बच्चों। तो आप पाएंगे कि खाली बाल्टी की अपेक्षा पानी से भरी बाल्टी को उठाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बल में परिमाण होता है। बल में परिमाण होता है। अब बच्चों क्रियाकलाप 2 में समझते हैं कि क्या करते हैं कि सबसे पहले एक मेज पर डस्टर रखते हैं और उस मेज पर 4 पॉइंट निश्चित करते हैं। जैसे इस मेज पर आ, बा, दा, यानी आ, बा, दा और सा पॉइंट निश्चित किए हैं। डस्टर आ पॉइंट पर रखा गया है ना। तो डस्टर को आ से बा की ओर विस्थापित करते हैं। विस्थापित मतलब उसकी जगह परिवर्तन करते हैं। तो आ से बा की ओर विस्थापित करने पर क्या हुआ, डस्टर आ को बा तक विस्थापित करने में बल किस दिशा में लगाया जा रहा है बच्चों, बताइए। आगे की ओर लगाया जा रहा है ना, आगे की ओर। अब देखिए पुनः डस्टर को बा से दा की ओर विस्थापित करें। अब आपने पहले आ से बा की ओर तो विस्थापित कर दिया, जो आगे की ओर बल लगाया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, बा से दा की ओर विस्थापित करना है। अब बल किस दिशा में लगाया जा रहा है बच्चों, ये देखिए। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि बल में दिशा होती है। कहने का मतलब बल एक निश्चित दिशा में ही लगाया जा सकता है। पहली स्थिति में बल आ से बा दिशा में तथा दूसरी स्थिति में बल बा से दा की दिशा में लगाया जाता है। क्या बल को आ से सा की दिशा में लगाकर, यानी आ से सा की दिशा में फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट की बात हो रही है, आ से सा की दिशा में लगाकर डस्टर को आ से बा तक विस्थापित कर सकते हैं, बताइए बच्चों। नहीं, क्योंकि किसी वस्तु को एक निश्चित दिशा में विस्थापित करने के लिए
उस पर बल एक निश्चित दिशा में लगाना आवश्यक होता है बच्चों। अतः बल में दिशा होती है। इस एक्टिविटी से जो निष्कर्ष निकला है, इसका मतलब ये हुआ कि बल में एक दिशा होती है, यानी बल को एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है। तो उपरोक्त दोनों क्रियाकलाप से स्पष्ट होता है कि बल में परिमाण और दिशा होती है, यानी बल में परिमाण और दिशा होती है। बल कम या ज़्यादा लगाया जा सकता है, एक उसका माप है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे हम, बल में परिमाण और दिशा होती है और बल का एसआई पद्धति यानी स्टैंडर्ड सिस्टम में जो उसका मात्रक है वो न्यूटन है, ठीक है ना। अब बच्चों बल के बारे में तो आप समझ गए क्रियाकलाप के माध्यम से। अब देखिए दाब बल का प्रभाव, यानी दाब बल का प्रभाव, ठीक है ना। अब हम दाब को समझते हैं। किसी तल पर बल लगाने से उसका प्रभाव संपर्क तल के क्षेत्रफल और परिमाण पर निर्भर करता है। जैसा अभी क्या बताया था, बल, यहाँ पर भी बल का यूज हुआ। बल जो है क्या होता है, बल में परिमाण होता है ना, और दिशा भी होती है। तो अभी दाब को समझाने के लिए फिर बल का यूज हुआ है यहाँ पर। किसी तल पर बल लगाने से उसका प्रभाव संपर्क तल के क्षेत्रफल पर, संपर्क तल के क्षेत्रफल पर मतलब जहाँ पर जिस क्षेत्रफल में बल लगाया जा रहा है उस पर, संपर्क तल के क्षेत्रफल पर, और कितना बल लगाया जा रहा है उस पर निर्भर करता है। आप आइए करके देखिए बच्चों कि संपर्क तल के क्षेत्रफल में परिवर्तन से बल के प्रभाव में क्या परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं बच्चों। आपके सामने ये एक छिछला बर्तन रखा है जिसमें क्या भरी हुई है, रेत, बालू या रेत एक ही बात है, और उस पर एक खड़ी ईंट रखी है, ठीक है ना। इस फर्स्ट स्टेप में ये बताया गया है कि बालू के बर्तन में खड़ी ईंट रखी गई है। अब दूसरे स्टेप में क्या किया गया है, दूसरे स्टेप में उसी ईंट को लिटाकर बर्तन में रख दिया गया है, ठीक है ना। अब बच्चों ये देखिए कि फर्स्ट स्टेप में, दोनों स्टेप को देखिए, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप, दोनों में आपको ये देखना है कि संपर्क तल किसमें ज़्यादा है। ईंट का संपर्क तल, यानी ईंट का संपर्क तल जो है किसमें ज़्यादा है, इसमें या इसमें, बताइए। संपर्क तल इसमें ज़्यादा और इसमें कम है। तो एक था, अब इसमें क्या है कि अब दोनों स्टेप को देखिए, अवलोकन कीजिए कि किस स्थिति में ईंट बालू में अधिक धंसती है, किस स्थिति में ईंट जो है बालू में अधिक धंसती है। ईंट को लेटा कर रखने की अपेक्षा ईंट को खड़ा रखने पर यह बालू में अधिक गहराई तक धंसती है। ईंट की प्रथम अवस्था में, ईंट की पहली अवस्था में ईंट के संपर्क तल का क्षेत्रफल कैसा था, कम, और संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने के कारण यहाँ पर बल का प्रभाव कैसा हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा, यानी अधिक हो जाएगा। और दूसरी अवस्था में ईंट कैसी रखी है, लेटा कर रखी है। लेटा कर रखने से क्या हुआ, ईंट का संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, यानी ईंट जो है ज़्यादा एरिया कवर करती है। तो संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण बल का प्रभाव कम हो जाता है। अतः समान बल लगने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने से बल का प्रभाव बढ़ जाता है। यह संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने से बल का प्रभाव घट जाता है। यानी दोनों स्थितियों में, स्थिति प्रथम यानी स्टेप फर्स्ट और सेकंड में बल की मात्रा बराबर है, लेकिन संपर्क तल का क्षेत्रफल में अंतर है। तो संपर्क तल का क्षेत्रफल जहाँ कम होगा तो उस पर बल का प्रभाव अधिक होगा, और संपर्क तल का क्षेत्रफल जहाँ अधिक होगा उस पर बल का प्रभाव कम होगा। अब क्रियाकलाप
क्रियाकलाप नंबर 4 के माध्यम से भी हम समझते हैं। देखिए, बालू से भरा एक छिछला बर्तन, पहले की तरह बालू से भरा एक छिछला बर्तन लें। अब इसमें भी एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझेंगे। इसमें क्या किया है, उसी तरह ऊपर की तरह से छिछला हुआ बालू भरा बर्तन लेते हैं और इसमें एक ईंट खड़ी रखते हैं। ये ईंट खड़ी रखी। फिर दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इसके ऊपर चित्र के अनुसार ईंट क्षैतिज रखते हैं, यानी इस खड़ी ईंट के ऊपर अगली स्टेप में एक लिटा के ईंट रखते हैं। कैसी? लिटा के। अब तीसरी स्टेप में खड़ी ईंट पर 2 ईंटें एक के ऊपर एक रखते हैं, ठीक है ना, 2 ईंटें एक के ऊपर एक रखते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, ईंट किस अवस्था में ईंट बालू में अधिक धंसती है, यानी तीनों स्टेप में से आप बताइए कि किस अवस्था में, किस स्टेप में ईंट बालू में अधिक धंसती है। आपने देखा, खड़ी ईंट पर एक ईंट के स्थान पर 2 ईंटें रखने पर यह बालू में अधिक गहराई तक धंस जाती है। यानी खड़ी ईंट पर एक ईंट के स्थान पर 2 ईंटें रखने पर बालू में अधिक गहराई तक ईंट धंस जाती है, अर्थात बल का प्रभाव अधिक होता है। खड़ी ईंट के ऊपर 2 ईंट रखने पर बल का प्रभाव अधिक हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि संपर्क तल का क्षेत्रफल समान होने पर आरोपित बल का परिमाण बदलने पर बल का प्रभाव बदल जाता है। यानी कहने का मतलब, संपर्क तल का देखिए, तीनों स्टेप में, ऊपर बताई हुई तीनों स्टेप में क्या हुआ, संपर्क तल का क्षेत्रफल जो है बराबर है, लेकिन बल का प्रभाव में अंतर आ गया। इसमें बल कम, फिर इसमें और बढ़ा, फिर इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ा। कहने का मतलब, खड़ी ईंट के ऊपर जो 2 ईंटें रखी हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा बल का प्रभाव होगा। तो वही कहा गया है बच्चों, उपर्युक्त क्रियाकलापों से स्पष्ट है कि संपर्क तल पर बल का प्रभाव बल के परिमाण के समानुपाती तथा संपर्क तल के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल के इस प्रभाव को हम दाब कहते हैं, दाब से व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब है, बल का प्रभाव बल के परिमाण के समान अनुपात में, यानी बल जितना लगाया जाएगा, यानी किसी भी संपर्क तल है, संपर्क तल पर बल का प्रभाव बल के परिमाण के समानुपाती होता है तथा संपर्क तल के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी तल पर बल लगने यानी आरोपित होने के कारण दाब उत्पन्न होता है। कहने का मतलब, जब हम किसी निश्चित एरिया पर बल लगाते हैं, ठीक है ना बच्चों, जैसे मान लीजिए ये जो निश्चित एरिया है, इस पर हमने बल लगाया, ठीक है ना, तो ये निश्चित एरिया क्या हुआ, निश्चित, ये बल लग रहा है, तो यही तो दाब है, ठीक है ना, ये दाब है। निश्चित एरिया पर लगाए गए बल के अनुपात को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। वही दिया है, किसी तल पर लगने यानी आरोपित होने के कारण लगने वाले बल के कारण दाब उत्पन्न होता है। किसी तल पर बल लगने के कारण दाब उत्पन्न होता है। तल मतलब किसी निश्चित एरिया पर, है ना, किसी तल पर दाब तल के क्षेत्रफल और इस पर लगाए गए अभिलंबित बल पर निर्भर करता है। अभिलंबित बल यानी अभिलंबित बल का मतलब है इस तरह से, ठीक है ना, जो ऊपर से नीचे की ओर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिलंबित बल। अब दाब बराबर क्या होता है? अभिलंबित बल, यानी जी जो बल कार्य कर रहा है ना, दाब बराबर अभिलंबित बल। ये आपका बल हो गया और कहाँ लगाया जा रहा है? निश्चित एरिया पर, यहाँ लगाया जा रहा है।
तो दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे हम? दाब। यानी दाब बराबर अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है ना बच्चों? किसी तल पर लगे अभिलंबित बल को प्रणोद कहते हैं। यानी जो अभी बताया गया है कि किसी क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबित बल को क्या कहते हैं? दाब। ठीक है ना? जो अभिलंबित लग रहा है, जो 90 डिग्री पर लग रहा है, जो खड़ा लग रहा है, उसे क्या कहते हैं? अभिलंबित बल। और अभिलंबित बल को ही हम क्या कहते हैं? प्रणोद। क्या कहते हैं? प्रणोद। तो दाब, तो सूत्र में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? दाब बराबर, भाई अभिलंबित बल की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? प्रणोद। दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। ठीक है ना? अब दाब को हम प्रेशर कहते हैं और प्रेशर का पहला लेटर यूज हुआ है, तो दाब को P से और अभिलंबित बल फोर्स, यानी फोर्स को F से, तथा क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं और एरिया की जगह ए का यूज हुआ है। तो क्षेत्रफल को ए से व्यक्त करने पर P इक्वल्स टू, यानी P बराबर F बटे ए। ठीक है ना? F बटे ए, ये दाब और बल में संबंध हुआ। ठीक है ना? यदि ए बराबर 1 मीटर 1 वर्ग मीटर, ए बराबर 1 वर्ग मीटर, कहने का मतलब ये जो एरिया का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। तो वही बोला है ए बराबर 1 वर्ग मीटर। तो क्या होगा? अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो P बराबर F हो जाएगा। ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 1। ए की जगह पर 1 लिख देंगे तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F। ठीक है ना? अतः एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबित बल को दाब कहते हैं। अब फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब का ऐसा ही मात्रक भी है। क्या है ऐसा ही मात्रक? पास्कल। वैज्ञानिक के नाम पर ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल रखा गया। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का एम की एस मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का एम की एस पद्धति में मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आगे देखिए बच्चों, आरोपित बल के परिमाण में वृद्धि एवं क्षेत्रफल में कमी होने पर दाब में वृद्धि तथा बल के परिमाण में कमी एवं क्षेत्रफल बढ़ने से दाब में कमी होती है। कहने का मतलब है आरोपित बल के परिमाण में अगर वृद्धि कर दी जाए, आरोपित बल ज़्यादा लगाया जाए और क्षेत्रफल में कमी कर दी जाए तो दाब में ऑब्वियसली दाब में वृद्धि होगी। अगर बल के परिमाण में कमी कर दी जाए और क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो दाब में कमी होगी। दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव। दैनिक जीवन में दाब के प्रभाव देखिए बच्चों। नंबर 1, सेव को पैनी छुरी से काटने पर आसानी से कटता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो मुथरी छुरी होती है और पैनी छुरी होती है, यानी कि ब्लंट जो नाइफ होती है और शार्प नाइफ, दोनों में देखिए उसकी जो धार होती है अंतर होगा। जो शार्प नाइफ होगी उसकी धार का क्षेत्रफल कम होगा। ठीक है ना? और ब्लंट जो नाइफ होगी उसकी धार का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब पैनी छुरी यानी शार्प नाइफ की धार का क्षेत्रफल कम होने के कारण उस पे जो बल लगाया जाता है जिसके कारण अधिक दाब उत्पन्न होता है ना? तो जिसके कारण आसानी से कोई भी फल सब्जियां कट जाती हैं। अब उसी तरह से आगे का पॉइंट है, दफ्ती में नुकीली पिन से छेद करना आसान होता है। नुकीली, अब वही है ना, नुकीली पिन में एरिया कम होता है जबकि
मुथरी पिन में एरिया ज़्यादा होता है, जिसके कारण अब एरिया ज़्यादा होगा तो दाब कम लगेगा, एरिया ज़्यादा होगा तो दाब कम उत्पन्न होता है, कम लगता है, और एरिया कम होगा तो दाब अधिक लगता है। इसी कारण नुकीली पिन से छेद करना आसान होता है। आगे का पॉइंट देखिए बच्चों, स्कूली बस्ते या सामान लाने के झोले को ही देख लीजिए आप। झोले में जिसमें आप साग सब्जियाँ लाते हैं उसको देख लीजिए। उसमें क्या होता है, टांगने वाली जो डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे के प्रयोग से उसे ले जाने में आसानी होती है, क्योंकि चौड़े पट्टे का क्षेत्रफल अधिक होता है। अब जहाँ क्षेत्रफल अधिक होगा तो वहाँ बल का प्रभाव कम समझ में आएगा। यही कारण है थैलों में डोरी की बजाय टांगने के लिए चौड़े पट्टों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। आगे देखिए, मजदूरों को सिर पर पगड़ी पहनकर बोझा ढोना आसान लगता है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन को देख लीजिए। रेलवे स्टेशन में बहुत सारे कुली होते हैं जो कि सामान ढोने का काम करते हैं। वो आपने शायद देखा ही होगा, कुली हमेशा डायरेक्ट सर पर कोई सामान नहीं रखते हैं, बल्कि उस सर पर एक बड़ी सी पगड़ी बना लेते हैं, इसके ऊपर सामान रखते हैं। बड़ी सी पगड़ी बनाने का वही लॉजिक है कि वो अपने सामान रखने के, जिस पर सामान रखना होता है उसका एरिया बढ़ा लेते हैं। एरिया बढ़ा लेने से बल का प्रभाव कम समझ में आता है। ठीक है ना, यानी जहाँ एरिया बढ़ जाएगा तो दाब कम लगेगा। इसी तरह से ट्रकों में 4 के बजाय 6 टायरों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी वही है कि 4 की बजाय 6 टायरों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि संपर्क तल का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, जिससे पीछे के पहियों का संपर्क तल का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, जिसके कारण सड़क के तल पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। आगे बच्चों देखिए, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या है, आपको पता है हमारी पृथ्वी गैसों के मिक्सचर से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? गैसों के मिक्सचर से घिरी हुई है चारों तरफ से। अब लगभग अब देखिए कुछ ऊंचाई तक ये जो है गैसों का मिक्सचर फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब। इसे संक्षेप में वायुदाब भी कहते हैं। यानी समझे बच्चों, हमारी पृथ्वी वायु यानी गैसों के मिश्रण से घिरी हुई है, और वो सारी गैसों का मिश्रण जो है पृथ्वी पर क्या लगा रही हैं? बल लगा रही हैं। बल कहाँ लगा रही? पृथ्वी की सतह पर। तो पहले मैंने बताया था कि जब बल किसी निश्चित एरिया पर लगाया जाता है, निश्चित क्षेत्रफल पर लगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? दाब। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? वायुमंडलीय दाब। यानी वायु के द्वारा वायु के द्वारा जो दाब लग रहा है पृथ्वी पर उसे क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब। यानी वायु के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और बच्चों पता है आपको, सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह पर ही लगता है। जैसे जैसे ये जो है और ऊंचाई की तरफ चलते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। आगे देखिए, वायुदाब के प्रभाव। आप एक रबर का चूसक लें, इसके अनुसार इसे मेज की चिकनी सतह पर रख दें। रबर का चूसक जो बताया गया है, इसकी जगह पर हम वो ड्रॉपर जो आता है बच्चों को दवा पिलाने का, तो ड्रॉपर की जो ट्यूब है उसको निकाल देते हैं, और इसके बाद हम रबर वाला जो पोर्शन है उसको हम चूसक की तरह से यूज करते हैं। ठीक है ना बच्चों। क्या करते हैं, उस ड्रॉपर की रबर को दबाते हैं और दबा के चिकनी सतह पर चिपका देते हैं। ठीक है ना, और चिपक जाता है। फिर जब उसको क्या करते हैं, अगर थोड़ा खींचते हैं तो थोड़ा सा
बल लगाना पड़ता है ना। तो इसमें जो समझाया गया रबर के चूसक से उसी तरह से समझाया गया है कि इसमें क्या करना है कि रबर का चूसक लेते हैं, इसे मेज की चिकनी सतह पर रखते हैं, इसे नीचे की ओर दबाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसे ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करते हैं। क्या अनुभव होता है, इसे ऊपर की ओर खींचने में कठिनाई होती है। ऐसा क्यों? चूसक को दबाने पर इसके अंदर की कुछ वायु बाहर निकल जाती है। जैसे मैंने बताया था, ड्रॉपर की जो रबर होती है, जिससे पकड़ के जिसको दबा करके दवा उस ड्रॉपर में भरी जाती है, तो उसमें भी वही है। जब हम ड्रॉपर को दबाते हैं तो क्या होता है, उसकी सब एयर निकल जाती है। ठीक है ना, ड्रॉपर की रबर को दबाते हैं तो उसकी सब एयर निकल जाती है। और फिर ड्रॉपर की रबर को मैंने कहा था, उसकी जो ट्यूब है अलग हटा लो ड्रॉपर की, और रबर का पोर्शन जिसे हम दबाते हैं, दवा भरते हैं ना ड्रॉपर में, उसको अलग हटा लो। दोनों चीज़ों को अलग हटा लो। अब जो ड्रॉपर की रबर है जो, वो चूसक का काम करेगी। तो अब हम जब ड्रॉपर की रबर को दबाएंगे तो उसकी एयर निकल जाएगी। अब जब एयर निकल जाएगी तो इसको चिकनी सतह पर चिपकाएंगे तो ये चिपक जाएगा। ठीक है ना। और ये जो है फिर थोड़ा सा इसको चूसक की तरह जैसे चूसक को खींचा जा रहा है, उसी तरह अगर ड्रॉपर की रबर को खींचेंगे तो थोड़ा सा कठिनाई उसमें भी होगी, क्योंकि इसमें दोनों में, चूसक में और ड्रॉपर की रबर में, दोनों में एक ही परिस्थितियाँ लागू होती हैं। दोनों पर वायुमंडलीय दाब काम करता है। ठीक है ना बच्चों। तो वायुमंडलीय दाब जो है पृथ्वी पर स्थित हर चीज़ पर काम करता है। चूसक को दबाने पर इसके अंदर की कुछ वायु बाहर निकल जाती है। वायुमंडलीय दाब के कारण इस पर बाहर से वायु दाब पड़ता है, जिसके कारण इसको खींचना कठिन हो जाता है। यानी ये आपका चूसक है, बाहर से वायुमंडलीय दाब लग रहा है ये। ठीक है ना बच्चों। और अंदर जो है वायुमंडलीय दाब कम हो गया, यानी गैस जो भी एयर थी निकल गई दबाने से, तो अंदर का वायुमंडलीय दाब बिल्कुल ना के बराबर हो गया, और बाहर से वायुमंडलीय दाब लग रहा है, जिसके कारण वो चिपका है और उसको खींचना थोड़ा कठिनाई हो रही है। क्रियाकलाप 6 के माध्यम से देखिए बच्चों। क्या, पहले टीन का एक डिब्बा लें। ये भी क्रियाकलाप है, प्रयोग है। टीन का डिब्बा लें, इसके टीन के डब्बे की जगह हम बॉटल भी ले सकते हैं, बिसलेरी की प्लास्टिक की बॉटल ले सकते हैं। उसमें क्या, एक ही तरीके से प्रयोग करते हैं, एक ही तरीके से दोनों में प्रयोग होगा। डब्बे को भी 1/4 भाग ऊंचाई तक पानी भरें और इसे कुछ देर तक गर्म करें, है ना बच्चों, जिससे अंदर की वायु भाप के साथ बाहर निकल जाती है। डब्बे को गर्म करने पर अंदर की वायु भाप के रूप में बाहर निकल जाती है। अब डिब्बा बंद करके उसके ऊपर ठंडा पानी डालें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जैसे ये दिया है, इसमें डब्बे में अंदर पानी है, डिब्बों को गर्म किया जा रहा है। गर्म करने पर क्या करना है, गर्म कर लिया है, अब इसको बंद कर देते हैं, यानी डिब्बे को बंद कर देते हैं। और इसके ऊपर नल के नीचे ये डिब्बा रखा गया है, ठंडे नल के नीचे रखा गया है। अब जब नल के नीचे डिब्बा रखा गया तो देख रहे हो आप, पिचका सा है डिब्बा, ये पिचका है, यानी नल के नीचे जब डिब्बा रखा है तो जब डिब्बे के ऊपर आपने पानी चलाया तो डिब्बा पिचक जाता है। जैसे ये पिचक गया है, डिब्बा चारों ओर से पिचक जाता है, क्योंकि डिब्बे के अंदर की वायु गर्म करने से बाहर निकल जाती है और उसका स्थान जल वाष्प ले लेती है। ठीक है ना। कहने का मतलब अंदर का, डिब्बे के अंदर का वायु दाब जो है बिल्कुल कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है, और बाहर से वायुमंडलीय दाब जो डिब्बे पर लग रहा है उसके कारण ही डिब्बा पिचक जाता है। डिब्बे को ठंडा करने पर वाष्प पानी में बदल जा रही है और डिब्बे के अंदर वायु दाब कम हो जाता है और वायु की
बाहर की वायु सभी दिशाओं से डिब्बे पर अपेक्षाकृत दाब अधिक डालती है, जिससे डिब्बा पिचक जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जब आपने डिब्बे में पानी गर्म किया था, ठीक है ना, पानी गर्म करने के कारण जो वायु जो भी थी डिब्बे के अंदर वो निकल गई। अब वहाँ वायु दाब बिल्कुल कम हो गया। अब जब आप डिब्बे को बंद करके जो उस पर पानी जो चलाया जाता है तो बाहर से वायु दाब अधिक लगने के कारण डिब्बा पिचक जाता है। वायु दाब का मापन किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायु दाब का मान ज्ञात किया जाता है। वायु दाब का मापन कैसे करते हैं? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल, एकांक मतलब जैसे मान लो 1 मीटर स्क्वायर की बात कहें, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कहें, एकांक सबसे छोटे क्षेत्रफल की बात हो रही है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु, समझ रहे हो ना, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायु दाब का मान ज्ञात किया जाता है। अब सूत्र यह है वायु दाब मापने का, वायु दाब बराबर वायु स्तंभ का भार बटे क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। क्रियाकलाप के माध्यम से समझिए बच्चों। 1 मीटर लंबी कांच की नली लें जिसका एक सिरा खुला हो, इसे पारे से पूरा भर लें। मतलब 1 मीटर लंबी कांच की नली लें जिसका एक सिरा खुला हो, इसे क्या करेंगे, पूरा पानी पारे से भर लेते हैं। पारा, जैसा आप जानते हैं, पारा एक चमकदार धातु है जो ऊष्मा पाकर फैलने लगता है। अब पारे से भरी नली को उलटकर उसे पारे से भरे नाद में खड़ा कर दें। पारे से भरी नली को उलटकर पारे से भरे नाद में खड़ा करें। क्या होता है अब हम देखते हैं। ऐसा करने से क्या होता है ये देखते हैं। पारे का तल नीचे गिरने लगता है। पारे से भरी नली को पारे से भरी नाद में उल्टा खड़ा करने से पारे का तल नीचे गिरने लगता है और लगभग, यहाँ 76 लिखा है बच्चों, और लगभग 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थिर हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? साइंस में हर जगह क्यों लगा होता है, लॉजिक चाहिए। ऐसा वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। ऐसा वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ द्वारा लगने वाला दाब, समझ रहे हो बच्चों, जो पारे की जो नली में पारा भरा था, 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पारा भरा है, तो पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के द्वारा लगने वाला दाब पारे के तल पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अतः पारे के स्तंभ की ऊंचाई के रूप में वायुमंडलीय दाब को व्यक्त किया जाता है। यानी पारे के स्तंभ की ऊंचाई के रूप में वायुमंडलीय दाब को व्यक्त करते हैं। इसे साधारण वायु दाब मापी कहते हैं। वायु दाब कम होने पर नली का जो वायुमंडलीय दाब कम होने पर नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर से कम हो जाती है और वायु दाब अधिक होने पर नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। और पारा क्या है बच्चों, सावधानी रखना है पारे में इस क्रियाकलाप को करने के लिए जो पारा यूज हुआ है उसमें सावधानी रखनी है, क्योंकि पारे का पास जो है हानिकारक होता है ना। इसको क्या है, टीचर के अंडर में ही एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को टीचर की देखरेख में ही करते हैं। प्रमाणिक, आगे देखिए, प्रमाणिक वायु दाब। प्रमाणिक वायु दाब क्या है? समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब, यानी जो समुद्र तल है वहाँ
वायुमंडलीय दाब जो होता है पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर। इसका मान कितना होता है बच्चों? 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे प्रमाणिक वायुदाब कहते हैं। वायुदाब का मापन कैसे किया जाता है? वायुदाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है, लेकिन इसमें निर्द्रव दाब मापी का यूज हुआ है वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने में। तो इसकी संरचना कैसी है, कैसे बना हुआ है, ये देखिए। निर्द्रव दाब मापी को इंग्लिश में एनेरॉयड बैरोमीटर कहते हैं। तो वायु दाब जो है निर्द्रव दाब मापी से ज्ञात करते हैं। इसमें एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है। क्या होता है? गोलाकार धातु का डिब्बा। ये जो आपका दिख रहा है बाहर का, ये गोलाकार धातु का डिब्बा है। गोलाकार धातु का डिब्बा होता है और जिसके ऊपर की सतह पतली, लहरदार एवं वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होती है। यानी थोड़ा सा भी अप एंड डाउन होगा वायुमंडलीय दाब तो तुरंत ही पता चल जाता है। अप होगा तो उठ जाएगी उसकी सतह, और डाउन होगा तो गिर जाएगी, थोड़ा सा नीचे हो जाएगी। तो जो इसके ऊपर की सतह, जो गोलाकार धातु का डिब्बा यूज हुआ है एनेरॉयड बैरोमीटर को बनाने में, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जो पतली, लहरदार एवं वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति बहुत सूक्ष्मग्राही होती है। थोड़े से परिवर्तन में उसमें क्या है समझ में आ जाता है, रीडिंग देता है। तो डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। जो डिब्बा है ये धातु का गोलाकार डिब्बा है, उसके अंदर की हवा निकाल दी जाती है। मतलब वायु अंदर इसलिए हवा निकाल दी जाती है ताकि उसके अंदर वायु का दाब बिल्कुल ना रहे। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाती है। वायुमंडलीय दाब जो है बढ़ने पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाती है और दाब कम होने पर सतह ऊपर उठ जाती है। बिल्कुल सही कहा। जब मान लो ऊपर से कोई अगर वज़न रखा जाएगा किसी चीज़ पर तो क्या होगा? उसका जो है सतह है नीचे दबेगी, और जब वज़न हटा लिया जाएगा या कम होगा तो सतह जो है ऊपर की ओर उठ जाती है। तो सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी दब जाती है। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो सतह नीचे हो जाती है जिससे कमानी दब जाती है, और जब वायुमंडलीय दाब कम होता है तो सतह ऊपर उठ जाती है और कमानी भी क्या होती है? इस कमानी भी थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। इससे लगे लीवर से एक संकेतक जुड़ा होता है जो पैमाने पर दाब का पाठ्यांक या रीडिंग देता है। रीडिंग देता है मतलब कि कितना दाब है, वायुमंडलीय दाब कितना है वो रीडिंग देता है। तो इसकी संरचना के बारे में समझ में आया बच्चों? ये जो है ये लीवर है और पैमाना है, जैसे ये कमानी, ठीक है ना, कमानी दी है। इसके अलावा पॉइंटर है, ये क्या है? पॉइंटर। और जो बाहर का है ये धातु का डिब्बा है। क्या है? खोखला धातु का डिब्बा है। निर्द्रव दाब मापी घड़ी की आकृति का होता है। देख रहे हो आप, जैसे गोल है, घड़ी की आकृति का होता है। इसमें द्रव का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसका नाम है निर्द्रव दाब मापी। अतः इसे सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, रख सकते हैं दूसरे स्थान पर। स्थान के सापेक्ष वायु दाब में परिवर्तन, यानी स्थान के अनुसार वायु दाब में परिवर्तन क्या है? वायुमंडलीय दाब अथवा वायु दाब विभिन्न वायु दाब मापियों द्वारा नापा जा सकता है। अलग अलग स्थानों पर वायुमंडलीय दाब का मान अलग अलग होता है। आगे देखिए बच्चों, जैसे समुद्र तल से
स्थान की ऊंचाई बदलने से दाब भी बदल जाता है। समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई बदलने पर क्या होता है, दाब में भी अंतर आता है। जैसे मैं अभी बोला कि स्थान परिवर्तन से वायुमंडलीय दाब में अंतर आ जाता है, ठीक है ना। अतः स्थान की ऊंचाई के सापेक्ष वायुदाब बदलता है। स्थान की ऊंचाई के सापेक्ष भी वायुदाब बदलता है। इस कारण किसी स्थान का वायुदाब ज्ञात करके उसकी समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। कहा ना, स्थान की ऊंचाई के सापेक्ष वायुदाब बदलता है। तो किसी स्थान का वायुदाब ज्ञात करके उसकी समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। क्या किसी अन्य कारण से भी वायुदाब बदलता है, बताइए बच्चों। आगे देखिए, एक निर्द्रव दाब मापी से प्रातः 8 बजे और सायं 5 बजे एक ही स्थान पर दाब लें, ठीक है ना। 8 बजे प्रातः यानी सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे एक ही जगह पर दाब लें। क्या दोनों के पाठ्यांक एक हैं? पाठ्यांक में थोड़ा अंतर हो सकता है। क्यों? किसी स्थान पर वायुदाब थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। ऐसा स्थानीय वायुमंडल की परिस्थितियों में बदलाव के कारण होता है। वायुदाब के उपयोग देखिए बच्चों। वायुदाब के उपयोग जो हैं आपके जल पंप में होता है, साइकिल पंप में, वायुमंडल फुटबॉल पंप में आदि की क्रियाविधि वायुदाब पर आधारित है। तो सबसे पहले जल पंप देखिए। ये जल पंप ये बनाया गया है, ठीक है ना। ये वायुमंडलीय दाब पर आधारित है। ये आपका हैंडल है, हथा, और ये जो है पिस्टन लगी है, ठीक है। और ये जो बाल्ब, यहाँ पर एक बाल्ब लगा है, और आगे अब देखिए इसकी क्रियाविधि देखिए। क्रियाविधि देखिए बच्चों। जल पंप की क्रियाविधि देखिए। जल पंप की संरचना की 11.8 के अनुसार होती है। इसी तरह की जल पंप की संरचना होती है। जल पंप के हैंडल को ऊपर उठाने पर चित्रानुसार पिस्टन नीचे जाता है, ठीक है ना। पिस्टन का वाल्व W1 खुल जाता है, यानी इस स्थिति में देखिए का 11.8 का स्थिति में देखिए इसका हैंडल को, ये जो हैंडल है, हैंडल को ऊपर उठाने पर क्या होता है, पिस्टन नीचे जाता है। कहाँ जाता है? पिस्टन नीचे जाता है ना। हैंडल को ऊपर उठाया तो पिस्टन नीचे गया। पिस्टन कहाँ गया? नीचे। अब पिस्टन जब नीचे जाएगा तो नीचे जो है वायु का दाब बढ़ जाएगा, ठीक है ना। नीचे वायु दाब बढ़ जाएगा। वायु दाब बढ़ने के कारण ये जो आपका वाल्व है, वाल्व खुल जाता है। क्या होता है? वाल्व खुल जाता है। पिस्टन का वाल्व खुल जाता है और वायु बाहर निकल जाती है। वाल्व जैसे ही खुलेगा तो जो अंदर जो वायु थी, पिस्टन जो नीचे आया था, जिसके कारण जो अंदर की यानी यहाँ से यहाँ तक का जो वायु दाब ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण वाल्व खुल गया था, पिस्टन का वाल्व खुल गया था। अब जब वाल्व खुल गया है तो एयर बाहर निकल जाती है तथा वायु दाब के कारण पंप की नली का वाल्व W2 बंद हो जाता है। अब जब इसमें पिस्टन का जो वाल्व है खुल गया, ठीक है ना। खुलने के कारण एयर निकल गई। अब जब नीचे का जो पंप का वाल्व है यहाँ ये बंद हो जाता है। किस कारण बंद हो जाता है? क्योंकि यहाँ का जो थोड़ा एयर प्रेशर कम हो जाता है। अब आगे देखिए, पंप के हैंडल को जब हम नीचे करने पर क्या होता है, जब हम नीचे करते हैं, जैसे इस चित्र में देखें,
इस चित्र में देखें पंप, इसमें पंप के हैंडल को नीचे किया, इसमें पंप के हैंडल को क्या किया, ऊपर किया तो पिस्टन नीचे आया। इसमें पंप के हैंडल को नीचे किया तो पिस्टन ऊपर गया। दोनों अपोजिट चलते हैं, जब हैंडल ऊपर करोगे तो पिस्टन नीचे, और जब हैंडल को नीचे करोगे तो पिस्टन ऊपर। अब जब पिस्टन ऊपर जाता है तो क्या होता है, पंप के हैंडल को नीचे करने पर पिस्टन ऊपर उठता है, जैसा कि ये, ठीक है ना बच्चों। पिस्टन के नीचे वायु दाब कम होने के कारण वाल्व W1 होता है जो बंद हो जाता है, ठीक है ना। जब हैंडल नीचे किया तो पिस्टन ऊपर उठा, जब पिस्टन ऊपर उठा तो यहाँ पर जो है अंदर साइड, जो इसके अंदर यानी पाइप के अंदर वायु दाब कम हो गया। क्या हो गया, वायु दाब कम हो गया, क्योंकि पिस्टन ऊपर उठा है ना, तो वायु जो है पिस्टन के ऊपर उठने पर स्पेस ज़्यादा मिल गया, जिसके कारण यहाँ पर वायु दाब कम हो गया। क्या हो गया, कम। वायु दाब के कम होने के कारण वाल्व W1 बंद हो जाता है। अब जब वायु दाब का ही तो खेल है सब, जब वायु दाब अधिक हो गया था यहाँ पर तो वाल्व खुल गया था, अब यहाँ वायु दाब कम हो गया तो वाल्व बंद हो गया, ठीक है ना। W1 की बात हो रही है, वाल्व W1 यानी पिस्टन में जो वाल्व लगा उसकी बात हो रही है। और वाल्व 2 होता है जो खुल जाता है, वाल्व 2 जो है ये खुल जाएगा, ठीक है। फलस्वरूप जल बेलन के अंदर चढ़ जाता है। जब वाल्व W1 बंद होता है तो W2 खुल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो पानी है बेलन में चढ़ जाता है, पानी जो है बेलन में चढ़ जाता है। भाई एयर के साथ पानी ऊपर बेलन में आ जाता है, ठीक है ना बच्चों। जब आपका पिस्टन ऊपर धीरे से ऊपर गया था तो एयर प्रेशर कम हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ ये एयर के साथ में पानी भी ऊपर जा रहा था जो बेलन में भर गया है। आगे देखिए, फलस्वरूप वाल्व W2 खुल जाता है, यानी वाल्व नंबर 2 है जो वो खुल जाता है जो बेलन में लगा है। फलस्वरूप जल बेलन के अंदर चढ़ जाता है। W2 के खुलने से यानी वाल्व नंबर 2 के खुलने से पानी बेलन के अंदर चढ़ जाता है, जो आपको ये दिख रहा है ऊपर बेलन में चढ़ा हुआ दिख रहा है ना। आगे देखिए बच्चों, ये 11.8 खा की पोजीशन है जो मैंने बताई थी। अब इसको देखिए, ये गा की पोजीशन है, किसकी, गा की। का और खा की तो पोजीशन समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आगे देखते हैं, चित्र 11.8 गा में क्या है, हैंडल को नीचे ले जाने पर पिस्टन ऊपर उठता है। हैंडल को नीचे ले जाने पर पिस्टन ऊपर उठता है। जल दाब के कारण वाल्व नंबर 1 बंद हो जाता है, ठीक है ना। फलस्वरूप जितने के साथ जल टोटी से बाहर निकलने लगता है। यानी क्या बोला था उसमें, यहाँ तक आप पहले आ गए थे तो जल बेलन के अंदर चढ़ गया था। पुनः हैंडल को जब ऊपर किया तो पिस्टन नीचे की ओर आया। इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ, हैंडल को जो है ऊपर किया, तो हैंडल को जब ऊपर करेंगे तो पिस्टन नीचे आएगा, दोनों अपोजिट वर्क कर रहे हैं। पिस्टन जब नीचे आएगा तो क्या है, जल का दाब बढ़ने के कारण वाल्व नंबर 1 खुल जाता है, वाल्व W1 खुल जाता है। इसमें देखिए ये आपका वाल्व W1 खुल गया है, ठीक है ना। W1 खुल गया। हैंडल को जब कैसे किया, ऊपर किया तो पिस्टन नीचे आया और एयर प्रेशर के कारण वाल्व खुल गया। अब जब वाल्व खुल गया है
तो पानी जो है ऊपर चढ़ जाता है, पानी जो है बेलन में भर जाता है। अब जब पानी बेलन में जल का दाब बढ़ने के कारण W1 खुल जाता है। अब बाल्ब W2 बंद हो जाता है। जब बाल्ब ये W1 खुल गया था, अब W2 बाल्ब जो नीचे की पाइप में लगा है वो बंद हो जाता है और जल और पंप में जल पिस्टन के ऊपर भर जाता है। ये 11.8 गा की स्थिति है। अब देखिए आगे, देखिए बच्चों, हैंडल को नीचे ले जाने पर पिस्टन ऊपर उठता है। आगे देखो, इसको देखिए, इसको देखें, क्या देखेंगे? हैंडल आपका नीचे आया, क्या आया? हैंडल नीचे आया, पिस्टन ऊपर उठा, पिस्टन, ये पिस्टन है, पिस्टन ऊपर उठा है। हैंडल नीचे आया, पिस्टन ऊपर उठा, तो क्या होता है फिर? हैंडल नीचे ले जाने पर पिस्टन ऊपर उठता है। जल दाब के कारण W1 बंद हो जाता है। यानी यहाँ पर जो जल दाब है, ऊपर से जो जल दाब लग रहा है जिसके कारण W1 बंद हो जाता है। फलस्वरूप ये बेलन में जो पानी भरा है उसके दाब के कारण W1 बंद हो जाता है और जिसके कारण जो ऊपर पानी भरा है वो पाइप से वो टोंटी से बाहर निकलने लगता है। फलस्वरूप चित्र के अनुसार जल टोंटी से बाहर निकलने लगता है। इस समय बाल्ब W1 खुल जाता है, टोंटी से बाहर निकल जाता है पानी। अब इस समय बाल्ब W2 खुलता है। जब बाल्ब W1 बंद रहता है तो तब W2 खुलता है। अब W2 खुल जाता है और पंप के अंदर जल नीचे से आकर भरने लगता है ना। जब W2 खुल जाता है तो पाइप के अंदर से जो है पानी बेलन में भर जाता है। आगे तो इस प्रकार पंप के हैंडल के ऊपर नीचे करने से लगातार जल निकलने लगता है। तो बच्चों, हैंडपम्प की क्रियाविधि समझ में आई आपको? इसको और आप तो 1-2 बार पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब फुटबॉल की क्रियाविधि देखिए। फुटबॉल की क्रियाविधि, फुटबॉल पंप की क्रियाविधि कैसी है? देखिए, फुटबॉल पंप द्वारा फुटबॉल में हवा भरते समय ब्लैडर में लगी पतली नली पर पंप का निचला सिरा कस लेते हैं। फुटबॉल पंप है जो फुटबॉल पंप द्वारा फुटबॉल में हवा भरते समय ब्लैडर में लगी पतली नली पर पंप का निचला सिरा कस देते हैं। यानी फुटबॉल पर जो ब्लैडर है उसमें पतली नली लगी है जो जिसमें पंप का निचला सिरा कस दिया जाता है। जब पिस्टन को बाहर की ओर खींचते हैं, ठीक है, पिस्टन आपने इसी तरह से साइकिल का पंप भी काम करता है। जब पिस्टन को बाहर खींचते हैं तो क्या होता है? चमड़े का बासर जो है सिकुड़ जाता है। अब चमड़े का बासर उसके अंदर लगा है, पिस्टन में लगा होता है, अंदर साइड लगा होता है। जब पिस्टन को बाहर खींचते हैं तो चमड़े का बासर सिकुड़ जाने के कारण वायु जो है, बाहर की वायु बासर को दबाकर बेलन में भर जाती है। कहने का मतलब, जब पिस्टन को ऊपर की ओर खींचते हैं तो बासर सिकुड़ जाने के कारण बासर सिकुड़ जाने के कारण बेलन में हवा भर जाती है। बासर को दबाकर बेलन के अंदर भर जाती है, यानी वायु जो है बासर को दबाकर बेलन के अंदर भर जाती है। इस समय गोली रूपी बाल्ब नली के ऊपरी मुंह को बंद कर देती है। इस समय गोली रूपी बाल्ब नली के ऊपरी मुंह को बंद रखता है। आगे देखिए बच्चों, पिस्टन को, अच्छा, आप पिस्टन जब ऊपर खींचा था तो क्या हुआ था? बासर सिकुड़ने के कारण वायु अंदर उस क्या कहते हैं, पंप में जो है हवा अंदर भर जाती है। और जब पिस्टन को नीचे दबाते हैं तो क्या होता है? जब नीचे दबाते हैं तो चमड़े का वासर पंप के अंदर वायु दाब बढ़ने के कारण क्या होता है? वायु दाब बढ़ने के कारण क्या होता है? फैल जाता है ना।
अब सिलेंडर में जो सिलेंडर में पंप के सिलेंडर में वायु भर गई थी, तो वहाँ पर वायु का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर बढ़ जाने के कारण जो प्रेशर किस पर लगता है, बाल पर लगता है, जिसके कारण बाल फैल जाता है। बेलन के अंदर की वायु दाब बढ़ने के कारण नली में गोली अपने स्थान से हट जाती है और वायु ब्लैडर में पहुंच जाती है। हत्थे को कई बार ऊपर नीचे करने से ब्लैडर में वायु बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो बच्चों आज बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। फिर मैं इसके इकाई 11 बल एवं दाब के सेकंड पार्ट को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बच्चों।